गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और विशेषताएं। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर है। इसका सवाल कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है ना। ये आपको इसको याद भी करना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अध्ययन की दृष्टि से कई भागों में विभक्त किया गया है। आधुनिक अर्थशास्त्र का अध्ययन एवं विश्लेषण दो शाखाओं के रूप में किया जाता है। प्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा द्वितीय समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग तथा उनसे अनेक वस्तुओं सेवाओं की कीमतों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र का संपूर्ण रूप जैसे कुल आय, कुल उपभोग, कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल बचत, कुल विनियोग और रोजगार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विश्लेषण की उक्त शाखाएं वर्तमान में अत्यधिक प्रचलित है। सर्वप्रथम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर रैगनर फिश ने किया था। अतः इसे अध्ययन की दृष्टि से व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को अलग अलग अपन बात करेंगे। पहला पॉइंट इसमें है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। हिंदी शब्द भाषा के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा माइक्रो शब्द है जो ग्रीक भाषा से बना हुआ है। माइक्रो में इसका मतलब होता है छोटा, अत्यंत छोटी इकाई। माइक्रो मतलब अत्यंत छोटी इकाई, छोटा सा भाग। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अध्ययन की सबसे छोटी इकाई से है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इकाइयों, व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, उत्पादन, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की स्थिति का प्रयोग किसी विशिष्ट वस्तु की कीमत निर्धारण, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, उत्पादों के व्यवहार और आर्थिक नियोजन, व्यक्तिगत फर्म तथा उद्योग के संगठन आदि तथ्यों के अध्ययन हेतु किया जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्में, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरी, आय, विशिष्ट उद्योगों, विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है तथा इसके साथ में ही प्रोफेसर चैम्बरलिन वो कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है। इसका संबंध अंतर व्यक्तिगत संबंध से होता है। ये इसके अंदर कुछ है, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक वस्तु विशेष की इकाई का अध्ययन अपन करेंगे, व्यक्तिगत एक इकाई का अपन अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का सारा लिया जाएगा। अब अपन बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार के अंदर अपन तीन इसके अंदर बताए हैं प्रकार। पहला है व्यष्टि स्थितिकी। व्यष्टि स्थितिकी विश्लेषण में किसी दी हुई समयावधि में संतुलन की विभिन्न सूक्ष्म मात्राओं की पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जाती है। इस विश्लेषण में यह मान लिया जाता है कि संतुलन की स्थिति एक निश्चित समय बिंदु से होती है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी। तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी विश्लेषण विभिन्न समय बिंदुओं पर विभिन्न संतुलनों का तुलनात्मक अध्ययन करता है, परंतु यह नए व पुराने संतुलन के बीच के संक्रमण काल पर प्रकाश नहीं डालता। यह तुलना तो करता है लेकिन यह नहीं बताता कि नया संतुलन किस क्रिया से उत्पन्न हुआ है। लास्ट में है सूक्ष्म प्रौद्योगिकी। यह विश्लेषण पुराने तथा नए संतुलन को बताती है। यह सभी घटनाओं का अध्ययन करती है। पुराना संतुलन क्यों टूटा, नया संतुलन क्यों बना, ठीक है, बनने के कारण आदि को इसकी व्याख्या करती है। इसके अंदर तीन पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं के अंतर्गत पहला पॉइंट है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, ठीक है ना। क्या है? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र की पहली विशेषता यह है कि यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत मतलब व्यय आदि इसके अंतर्गत आते हैं। यह प्रणाली अपना समूह से
संबंध समूहों से न रखकर व्यक्तिगत इकाइयों से रखती है। इस प्रकार व्यक्तिगत अर्थशास्त्र समस्याओं का अध्ययन करते हुए समस्त आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण में योगदान देता है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म चरों का अध्ययन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की दूसरी विशेषता के रूप में ये छोटे छोटे चरों का अध्ययन करती है। इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। जैसे एक उपभोक्ता अपने उपभोग और उत्पादक अपने उत्पादन से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग और पूर्ति प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे एक व्यक्ति बीड़ी पीता है या शराब पीता है, तो वह व्यक्ति बंद कर देगा या शुरू कर देगा, तो उससे पूरी इसकी इंडस्ट्री के ऊपर इसका मांग और पूर्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत या मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत वस्तु की मांग और पूर्ति की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ मांग और पूर्ति द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र का विशेष क्षेत्र। हम सब जानते हैं कि उत्पादन, उपभोग और निवेश अर्थव्यवस्था की मुख्य प्रक्रिया है। ये परस्पर संबंधित हैं। सभी आर्थिक क्रियाएं इन प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। वे सभी जो इन क्रियाओं के करने में लगे हुए हैं उन्हें आर्थिक एजेंट या आर्थिक इकाइयां कहते हैं। ये आर्थिक एजेंट इकाइयां उपभोक्ता और उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं। आर्थिक एजेंटों के एक समूह की आर्थिक क्रियाएं अन्य समूह को प्रभावित करती हैं और इनकी क्रियाएं पारस्परिक क्रियाएं बहुत से आर्थिक चरों जैसे वस्तु की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत, उपभोक्ताओं और उत्पादकों की संख्या आदि को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार की इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। व्यक्ति या परिवार अपनी आय और वैकल्पिक उपयोगों में कैसे आवंटन करती है। उत्पादक या फर्म अपने संसाधनों को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कैसे आवंटन करती है, वस्तु की कीमत कैसे निर्धारण करती है, वो इसके अंदर आता है। अब उसके अंदर कुछ बात आए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, कमियां, दोष या घटनाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। पहला पॉइंट है केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इस विश्लेषण में राष्ट्रीय या विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन एक पक्षीय होता है। दूसरा है अवास्तविक मान्यता। व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, इसलिए इसे काल्पनिक भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में कार्य करती है, जबकि पूर्ण रोजगार की धारणा काल्पनिक है। इसी प्रकार व्यवहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता के स्थान पर अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की दीर्घकाल की मान्यता भी व्यवहारिक नहीं लगती। जैसे प्रोफेसर क्रिंस ने लिखा कि हम सब अल्पकाल में रहते हैं, दीर्घकाल में हम सब मर जाते हैं। ठीक है ना। उन्होंने बोला कि हम दीर्घकाल में हम सब मर जाते हैं, क्योंकि दीर्घकाल इतना लंबा समय होता है कि हम कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रहता। क्योंकि 1000 साल, 500 साल, 300 साल, 2000 साल, 200 साल कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहता, इसलिए इसकी कठिनाई है। तीसरा पॉइंट है अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त। व्यष्टि शास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निर्णय लेता है। अनेक व्यक्तिगत निर्णयों को समष्टि क्षेत्र के लिए सही माना जाता है, लेकिन व्यवहार में कुछ धारणा ऐसी भी है जिन्हें समूह पर लागू करने से निष्कर्ष गलत निकल जाते हैं। उदाहरण के लिए अपन बात कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए बहुत बचत करना ठीक है, एक व्यक्ति के लिए बचत करना बहुत ठीक है, लेकिन वह सभी व्यक्तियों के लिए बचत करने लग जाए तो अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है संकुचित अध्ययन। कुछ आर्थिक समस्या ऐसी होती है जिनका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय आय, रोजगार, राजकोषीय नीति, आय व धन का वितरण, विदेशी विनिमय, औद्योगिक नीति इत्यादि। यही कारण है कि आजकल समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व ज्यादा बढ़ता जा रहा है।
लास्ट में पॉइंट है अव्यवहारिक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित हैं, जबकि पूर्ण रोजगार की मान्यता अवास्तविक है। इस पर बने समस्त नियम या सिद्धांत अव्यवहारिक कहे जा सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं, तो आपको याद करना है, जो आपको इसमें बताना है, ठीक है ना। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, प्रकार है और उसकी विशेषता है, आपको उसको याद करोगे और उसको लिखना है एग्जाम के अंदर। इसका सवाल एग्जाम में कई बार आता है। इस संबंध में आपकी कोई कमेंट है तो उसको कमेंट करना, लाइक करना और उसको शेयर करना। थैंक यू।